जब सब बच्चे पास कर गए फिर मुझे बहुत दिक्कत होने लगा ट्यूशन वगैरह मिलने में। तो कुछ तो वक्त ऐसा आया था कि मैं मतलब इधर कुछ बलून्स भी बेचा मैंने, और एक टीन का डब्बा होता है जैसे ऑयल, तो उसका ढक्कन भी मैं बनाता था, बिकॉज इट वॉज वेरी लाइक वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अर्न 50 रुपीज अ डे, बिकॉज बोल सकते हो गेट अ साइड। तो अब मैं अगले दिन से साइकिल चला रहा हूँ, तो आई एम नॉट सेइंग एनीबॉडी की बगल हटो, मैं कह रहा हूँ गेट अ साइड गेट अ साइड, और सब है देसी मुर्गी बिलायती बोल। तो बड़ा मजेदार था। लोग चप्पल कम ही पहनते थे, और मैं आपको बताऊं आई एम लिविंग अ ड्रीम लाइफ। मतलब मैं जहाँ से हूँ, जिस बैकग्राउंड से हूँ, आई कुड हैव नेवर थॉट ऑफ गेटिंग टू द पॉइंट वेयर आई एम राइट नाउ, है ना। और मुझे लगता है कि गांव का कोई भी आदमी कितना भी कमजोर क्यों ना हो, कितना भी कमजोर क्यों ना हो, कहाँ भी हो, क्यों ना भी हो, पढ़ने में कुछ भी ना आता हो, आप अगर कोशिश कर रहे हैं और आपने ठाना है कि कुछ करना है, यू कैन श्योरली डू इट। अगर सर स्टूडेंट लाइफ में रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंस देखा जाए तो आपके हिसाब से वो कितना इम्पोर्टेंट है? मतलब स्टूडेंट को अवॉइड करनी चाहिए रिलेशनशिप स्टडी टाइम में या फिर? नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेष्ठ शुक्ला, आप देख रहे हैं मास टीवी। आज द श्रेष्ठ शो का हम नेक्स्ट एपिसोड लेके आ गए हैं, जिसमें हमारे साथ इंग्लिश लैंग्वेज के एक्सपर्ट और CGL फील्ड के रिटायर्ड टीचर श्रीकांत सर हैं। आइए सर से बात करते हैं। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू सो मच श्रेष्ठ। सबसे अच्छी बात यह है कि सर खुद भी SSC CGL सेलेक्टेड हैं, और ना कि बल्कि सेलेक्टेड हैं। इन्होंने पूरे देश में ऑल इंडिया सेकंड रैंक हासिल किया था। तो बिना किसी देरी के इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो सर सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि आप जैसे CGL में आपकी जब सेलेक्टेड हो गए, उसके बाद की लाइफ के बारे में तो हम जानते ही हैं खासा, बट उससे पहले आपने कैसे सोचा था एग्जामिनेशन, मतलब आपका स्टूडेंट प्री CGL कैसा था आपका, मतलब आपने कैसे सोचा कि CGL, या पढ़ाई आपकी कैसे स्टार्ट हुई, किस मीडियम के थे आप? ऐसे सर अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए। आई वाज बोर्न इन बिहार एंड आई वाज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट। जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं पहले प्राइमरी स्कूल में जाते हैं 5th क्लास तक, फिर उसके बाद हाई स्कूल में जाते हैं, वो 6 से लेकर 10 तक पढ़ते हैं। तो मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है वो फिनेंशियली वी वर नॉट साउंड। तो 10वीं के बाद ये हुआ कि मैं एयरफोर्स नेवी की तैयारी करूँगा। तब के ज़माने में, ये मैं 2002 की बात कर रहा हूँ, तो उस दौर के ज़माने में 2002, 3, 4 उस समय मैट्रिक लेवल पे एयरफोर्स और नेवी की एंट्रीज हुआ करती थी, और हमारे यहाँ बहुत लोग सेलेक्ट होते थे। उधर एक जगह था हमारे गांव से 30-32 किलोमीटर दूर, बसंतपुर करके, तो वहाँ बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे। तो लोग बहुत जगह से, हज़ारों की संख्या में वहाँ रहते थे, एक्सरसाइज करना, सुबह दौड़ना, और कोचिंग्स में जा कर के और प्रैक्टिस करना। तो बिकॉज दो आई वॉन्टेड टू कंटिन्यू माई स्टडीज़ फर्दर, बट because we didn't have the resources. My family, my father was a factory worker in Calcutta, so he couldn't afford my higher education. So we decided that I'll prepare for Air Force and Navy exams. तो हम वहीं मूव कर गए जो बात कह रहे हैं। तो मैंने एयर फोर्स नेवी की तैयारी के लिए एक कोचिंग में एडमिशन लिया, लेकिन आपको मालूम होगा 10वीं लेवल का सब रहता है। तो 10वीं तक मैं बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था, पर ठीक ठाक ही था, मतलब बिलो एवरेज लेवल का था। लेकिन मुझे लोग तेज कहते थे, क्योंकि गांव में क्या है ना कि अंधन में कनवा राजा होता है, कि थोड़ा आप ज़्यादा दूसरों से वजह तो लोग समझते हैं तेज है, पर मुझे हकीकत मालूम है मैं तेज था ही नहीं। लेकिन वो बाकियों के मुकाबले ठीक थे। तो उधर जब टेस्ट होता था कोचिंग में, तो वहाँ पे भी मेरा अच्छा परफॉर्मेंस होता था, मैं बाकियों से अच्छा करता था। तो वेरी सून आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू टीच इंग्लिश। जैसे वहाँ अंग्रेजी पढ़ाने वाले जो दिनेश मास्टर साहब थे, वो किसी काम से कहीं गए, 15 दिन की शायद छुट्टी रही होगी। तो जो कोचिंग के डायरेक्टर थे मिश्रा जी, उन्होंने कहा कि यू जस्ट इफ़ यू कैन यू शुड टीच इंग्लिश। तो आई लाइक द आइडिया, बिकॉज मैं गांव पे भी ट्यूशन पढ़ाता था। जैसे 10वीं के पहले भी छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था, कुछ पैसे मिल जाते थे, अच्छा लगता था मुझे पढ़ाना। तो मैंने कहा मैं पढ़ाऊँगा, तो आई स्टार्टेड टीचिंग। और जब वो लौट के आए दिनेश मास्टर साहब, तो स्टूडेंट्स ने कहा कि श्रीकांत इज टीचिंग बेटर, सो I started teaching. I became a full-time teacher. So my teaching career goes long back. So I started teaching seriously in 2002-03. So it has been 20 years. मेरा उम्र देख के नहीं लगेगा आपको। I think I'm one of the बूढ़ा teacher है ना। Anyways, तो
लेकिन क्या हुआ कि जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे मेरे कोचिंग में, ज़्यादातर लोग तो मुझसे बड़े ही थे उम्र में, है ना, और उम्र के साथ समझदारी आती है, तो उसमें से बहुत समझदार लोग थे, वो मुझे बताया करते थे कि श्रीकांत सर, हालांकि छोटा था पर श्रीकांत सर ही बोलते, कि आपको आगे पढ़ना चाहिए, कि एयरफोर्स नेवी से अच्छी चीज़ें हैं। बट प्रॉब्लम ये था कि रिसोर्स नहीं था, क्योंकि वहाँ आगे पढ़ने का मतलब था कि मुझे शिफ्ट करना पड़ता, कहीं छपरा पटना किसी शहर में जाना पड़ता, और उतना पैसा था नहीं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब मैं उधर एयरफोर्स नेवी की तैयारी कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने ट्यूशन पार्ट टाइम शुरू कर, मतलब वहाँ पढ़ाता था कोचिंग में, कोचिंग के एक आध बच्चे को ट्यूशन भी देना शुरू किया प्राइवेटली, उनसे भी 100-200 रुपये ऐसे 300 रुपये मिले। तो धीरे धीरे मेरे अंदर ये बात आने लगा कि शायद मैं कहीं और मूव कर सकता हूँ, वहाँ ट्यूशन पढ़ा के रह सकता हूँ, और ये धीरे धीरे स्ट्रांग होता गया। मेरी बड़ी अच्छी अजीब कहानी है, मतलब 1 साल मैंने पढ़ाई नहीं करी थी 10वीं के बाद, क्योंकि मुझे पढ़ना ही नहीं था आगे। लेकिन एक स्टूडेंट था, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम, उसने ना मुझे कहा कि आप अच्छा कर सकते हैं। पहली बार उसने मुझे IIT नाम की चीज़ बताई थी, IIT। तो वो इतना अच्छा था कि वो कहा कि आप चिंता मत करिए, वो मुझे कॉलेज ले गया। उस कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, वहाँ सिर्फ आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिए और सिर्फ एग्ज़ाम देना है आपको। तो वो मेरा वहाँ पे एडमिशन करा दिया, और बहुत जल्दी एग्ज़ाम आ गया, मतलब मुझे लगता है 6-8 महीने बाद एग्ज़ाम आ गया, फाइनल एग्ज़ाम, 12th का एग्ज़ाम। तो उसने मुझे साइंस दिलाया था, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना था। तो फिर उसकी ही किताबें, उसने अपनी सारी किताबें, मुझे याद है H.C. वर्मा की एक फिजिक्स की किताब होती थी, M. करीम की एक M. करीम का, और एक कौन मुखर्जी थे, उनका एक न्यूमेरिकल का बुक हुआ करता था, वो मुझे दिया उसने। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, इन सब की कैलकुलस की बुक्स दिया। तो मैं पढ़ के समझता था अपने से, और समझ लेता था काफ़ी। तो वो हैरान रहता था, कहता था कि आपको नहीं मालूम कि आपको पढ़ने का मन है, मतलब आप इन चीज़ों को पढ़ के समझ ले रहे हैं, बड़ी बात है। और वहाँ एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन में जो है बल्कि जो हमारे कोचिंग के डायरेक्टर थे, उन्हीं का एक अलग कोचिंग भी था, वो उसमें स्कूल के 9th, 10th और 11th, 12th के बच्चों को पढ़ाते थे। तो उसमें एक टीचर थे, मैं कभी उनके पास जाके और लेसन्स भी लेता था कि ये कैलकुलस का कुछ सवाल बता दीजिए वगैरह। सो समहाउ आई पास द एग्ज़ाम, 12th पास कर लिया। और तब तक ये इतना कॉन्फिडेंट मैं हो गया था कि नहीं, मुझे अब तो मूव करना है, और पैसा नहीं है तो क्या है, मैं ट्यूशन पढ़ा के रह लूँगा। तो उसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में एक बच्चा था, एक स्टूडेंट था, उसके बड़े भाई रहते थे इलाहाबाद, तो ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर IIT एग्ज़ाम। तो उसने मुझे कहा कि अगर आप इलाहाबाद जाएंगे, इलाहाबाद के बारे में मुझे मालूम ही नहीं था, मुझे मालूम ही नहीं था कितना दूर है। मैं गोपालगंज से हूँ, छपरा, सिवान, गोपालगंज लोगों को मालूम होगा बिहार में। तो मैं उन्हीं के कहने पर कि उनके भाई हेल्प करेंगे, आई केम टू इलाहाबाद। तो जब मैं इलाहाबाद में आया तो थे ही नहीं यहाँ, मैं उनके लॉज में पहुँच गया, और वो इत्तेफाकन थे नहीं, वो घर गए हुए थे। तो उनके लॉज में और भी लोग रहते हैं। तो एक आई रिमेंबर दौलत जी थे, और ही वॉज अ स्टूडेंट, ही वॉज प्रिपेयरिंग। तो उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, मेरे साथ खाना खाओ। एंड यू नो, मैंने देखा उस कमरे में कि एक कैलेंडर लगा हुआ था, उस कैलेंडर पे लिखा हुआ था एकता कोचिंग एंड ट्यूटोरियल ब्यूरो। तो ट्यूटोरियल ब्यूरो से मुझे आइडिया आया कि शायद ये ट्यूशन्स अवेलेबल कराते हैं। तो मुझे तो ट्यूशन की बहुत ज़रूरी थी, मेरे ज़रूरत थी। तो आई आस्क्ड हिम इफ़ ही न्यू दैट पर्सन। उन्होंने कहा हाँ, मैं इनकी कोचिंग में पढ़ता हूँ, मेरे गुरुजी हैं। तो हमने कहा मुझसे मिला दीजिए। सो द सेम डे आई वेंट टू दैट पर्सन एंड आई मेट हिम, और ही वॉज वेरी नाइस। आई जस्ट शेयर्ड माई प्रॉब्लम कि मेरे पास पैसे नहीं हैं एंड आई हैव कम हियर, मैं ट्यूशन पढ़ाना चाहता हूँ। तो ये उस समय वो महीना है, मतलब जब एग्ज़ाम हो जाता है और कुछ लोग फेल हो जाते हैं, मतलब मैथ्स में फेल हो जाते हैं। तो आई थिंक कोई अरेंजमेंट है कि मतलब आप 3 महीने में 2 महीने में कुछ ऐसा एग्ज़ाम होता है कि आप दे सकते, कंपार्टमेंट या कुछ ऐसा होता है, सेकेंडरी एग्ज़ाम परहैप्स। तो उस एग्ज़ाम को आप देंगे, तो अगर उसमें पास हो गए तो आप पास हो जाएंगे। तो वो बिल्कुल वो वक्त था जब मैं यहाँ आया था। तो उन्होंने कहा कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फेल्ड इन मैथ्स, अगर आप उन्हें मैथ्स पढ़ा के पास करा सकें तो आई कैन गेट सम ट्यूशन्स फॉर यू। तो मैंने कहा हाँ, मतलब मैं पढ़ाता हूँ, अच्छा हूँ। लेकिन आपको पता है, जब मैं इधर आया था तो मैं बहुत पतला दुबला और छोटा था, तो मैं लगता नहीं था कि मैं पढ़ाऊँगा, मतलब
मुझे मेरे दिमाग में, लेकिन चूंकि मैं बड़े बड़े बच्चों को वहाँ पढ़ा लिया था तो कॉन्फिडेंस अंदर से था, पर समवेयर आई वाज अवेयर कि सामने वाला इंसान को मैं टीचर दिखता नहीं हूँ, है ना। तो उन्होंने भी ये जिक्र किया कि आपको देख के नहीं लगता आप टीचर हैं, पढ़ा पाएंगे, लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बट ठीक है मैं कह दूंगा तो लोग मान जाएंगे। तो आई थिंक द वेरी सेम डे आई गॉट ट्यूशन, पहले दिन में आते ट्यूशन मिल गया। एक लड़की थी, एकता नाम था, आई थिंक वो कोचिंग का नाम एकता नहीं था बिकॉज वो बच्ची का नाम एकता था। तो वो क्या है कि उसके पापा उधर सिंडिकेट बैंक था, ईसीसी कॉलेज वहाँ उसमें, आई थिंक ही वाज वर्किंग देयर एट द बैंक। एंड तो मैं, वो मुझसे बड़ी लगती थी एकता, मतलब क्योंकि बिल्ट मेरा छोटा था और कम उम्र का था। तो उन्होंने कहा, उसके पापा ने कहा कि सर ये पढ़ा देंगे, मतलब ये पास करा सकते हैं, बिकॉज वो तो ऑलरेडी फेल हो गई थी मैथ्स में, तो उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि आपके पढ़ाने से तो फेल होगी, अब इनके पढ़ाने से क्या ही होगा। बट समहाउ ही कन्विंस्ड हिम, तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। सो दैट्स माई स्टोरी। बहुत स्ट्रगल था मेरे स्टोरी में, मतलब वो कुछ दिन तो ट्यूशन अच्छे मिले, और जब सब बच्चे पास कर गए फिर मुझे बहुत दिक्कत होने लगा ट्यूशन वगैरह मिलने में। तो कुछ तो वक्त ऐसा आया था कि मैं, मतलब इधर कुछ बलून्स भी बेचा मैंने, और एक टीन का डब्बा होता है जैसे ऑयल, तो उसका ढक्कन भी मैं बनाता था, बिकॉज इट वॉज वेरी लाइक very important for me to earn 50 rupees a day, because like if I hadn't earned those 50 rupees I wouldn't have got the meal. Okay, तो ये एक समय था, लेकिन मैं I don't know, God was with me। जैसे आदमी एक हार मान जाता है, मेरे में नहीं था वो, like I was not sad, और मुझे बहुत चिंता भी नहीं होती थी, I was not very much worried। मतलब मुझे लगता था कि मैं कुछ ना कुछ तो कर सकता हूँ और खाना पीना हो सकता है। कई बार दुकान से उधार भी ले आते थे, जैसे दो देते हैं आप किसी दुकान में जाइए तो आप बाद में हफ्ते दिन बाद या 10 दिन बाद पैसा दे सकते, तो आई जस्ट मैनेज्ड। तो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था, पढ़ने में अच्छा नहीं था, मतलब बिलो एवरेज स्टूडेंट था, और पढ़ाने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जब मैं पढ़ाने लगा तो एक्चुअली पढ़ाना सबको चाहिए, मेरा ये मानना है कि अगर 10वीं पास कर चुके हैं आप तो यू शुड गिव ट्यूशन्स, बिकॉज आप जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो पूरे पढ़ने समझने का, पढ़ाने का अंदाज़ बदल जाता है आपको, यू टर्न इनटू अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ पर्सन, है ना। तो उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला वहाँ पढ़ाने से। और मुझे जैसे क्या है ना कि जब मैं उधर पढ़ा रहा था एयरफोर्स नेवी के लिए, तो जो 4 सब्जेक्ट्स थे, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, तो उसकी मुझे बहुत अच्छी समझ होगी, बिकॉज आई सॉल्व्ड सो मेनी क्वेश्चन पेपर्स फॉर देम। तो मुझे आइडिया लग गया कि एग्जाम्स में एक खास तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो मुझे, आप समझ लीजिए कि अभी 2023 है, दिस इज 2023, मतलब 20 साल का मेरे पास अनुभव है। एंड मुझे अब जैसे किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए जीएस है, तो आई एम एन इंग्लिश टीचर, बट आई हैव अ वेरी गुड आइडिया कि जीएस में वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप मुझे कोई किताब दे दीजिए एंड आई विल टिक आउट सम पॉइंट्स फॉर यू, और उससे बाहर वो पूछेंगे भी नहीं। आई हैव सो मच ऑफ आइडिया अबाउट एग्जाम्स। तो कहानी ऐसे ही शुरू होती है, और मुझे पता है 12वीं में कितना नंबर मिला था? कितना था? मुझे मिला था 54.7%, ऐसा कुछ। आप बहुत दुखी होंगे ना सुन के, कह रहे हैं कितना कम नंबर आया। आई वॉज सो हैप्पी because I was not expecting myself to pass the exam, and somehow I passed and I got 2nd division. I was so happy. मैंने कहा अरे बाप रे। अच्छा, आप सोचेंगे कि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट, गांव में, बिहार में रहने वाला आदमी, इसकी इंग्लिश इतनी अच्छे कैसे हुई? तो इसकी कहानी ये है, मुझे फैसिनेशन था बचपन से इंग्लिश। My father was working in Calcutta. He was a factory worker. He was working in a jute mill. तो मैं कभी कलकत्ता कुछ दिन गया, 2 महीने 4 महीने के लिए, तो मैं वहाँ देखता था कि जैसे बंगाली दादा और टेलीग्राफ इंग्लिश अखबार है उसको पढ़ रहे हैं, और मैं आई वॉज सरप्राइज कि अरे इनको इतना कैसे आता है। लाइक इट वॉज अ बिग डील फॉर मी कि समबडी इज रीडिंग न्यूज़पेपर इन इंग्लिश। तो फैसिनेशन था कि हे भगवान, मुझे भी एक दिन इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश में इंग्लिश बोलना है। तो आई वॉज वेरी मच फैसिनेटेड, और मेरी अंग्रेज़ी में गाड़ी बढ़ गई ऐसे कि चूँकि इंग्लिश में फैसिनेशन था, तो लाइक आई लाइक्ड लर्निंग इंग्लिश वर्ड्स। जैसे अगर मुझे पता चल गया कि अनार को पोमीग्रेनेट बोलते हैं, तो आई वॉज हैप्पी, आई यूज्ड टू लर्न इट। या आकाश को स्काई बोलते हैं, तो मुझे अच्छा लगता था।
जैसे कभी कभी मैं, जैसे दुकानों के नाम होते हैं ना, तो मुझे याद है एक कलकत्ता में दुकान था, उसका नाम था डिसेंट टेलर्स। तो मैंने देखा डिसेंट, तो मैं अपने पापा जी से पूछा ये डिसेंट का मतलब क्या होता है। तो हालांकि वो भी 10वीं तक पढ़े थे, बट आई थिंक तब की पढ़ाई अच्छी रही होगी, तो उनको ज़्यादा आता था। तो उन्होंने मुझे बताया, मैं छोटा था तब, 6th में रहा हूँगा, तो उन्होंने मुझे बताया डिसेंट का मतलब अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा टेलर्स इस दुकान का नाम है। जैसे गाड़ियों का भी नाम होता था, तो आई यूज्ड टू थिंक कि इसका नाम कुछ है क्या, मतलब इसका कुछ मीनिंग है क्या। सो आई वाज फैसिनेटेड। यस सर। सो फर्स्ट टाइम आई स्टार्टेड इंग्लिश, आपको मालूम होगा मेरे जीवन में इंग्लिश शुरू हुआ 6th क्लास में। 6th क्लास में थोड़ा मैं शब्दों को मतलब वो सेंटेंस होता है ना, ता है ती है ते हैं, पढ़ना शुरू किया। मतलब प्रभात चौधरी मुझे याद है, ही वाज माय फर्स्ट टीचर। ही टॉट मी सम बेसिक थिंग्स कि कुत्ता भौंक रहा है, डॉग्स आर बार्किंग, ये कंटिन्यूअस टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रभात चौधरी मेरे पहले टीचर थे जिन्होंने ताहे तीहे ते हैं ऐसे करके पढ़ाना शुरू किया, टेंसेस वगैरह। सो आई गॉट सम बेसिक आइडिया इन इंग्लिश। अब जैसे मुझसे छोटे बच्चे जो हैं, जैसे मान लो कोई क्लास 1-2 में है या LKG UKG में, तब गांव में ना ऐसे प्राइवेट स्कूल खुलना शुरू हुए थे, तो उनकी इंग्लिश में कुछ किताबें रहती थी, तो आई यूज्ड टू लुक एट देम एंड आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड। तो मुझे जब, आपको पता है जब किसी सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा भी समझ में आने लगता है ना, तो दैट्स द पॉइंट वेयर यू स्टार्ट गेटिंग इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट। सो आई थिंक दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो वो छोटी छोटी किताबों को देख के मैं थोड़ा समझना शुरू किया और इंग्लिश थोड़ा थोड़ा आने लगा। अच्छा, ये जब मैं बात कह रहा हूँ, तो उधर गाँव में एक घंटी होती है, मतलब एक आवर होता है क्लास खेल का। तो हम लोग एक स्कूलों में खेल करते थे, ब्लैक बोर्ड पे ना 2 कॉलम बनाते थे, हाँ, और क्लास को 2 उसमें बांट देते थे, जैसे सेक्शन A सेक्शन B ऐसे करके बांटते थे। नॉर्मली 2 कॉलम्स होते थे क्लासरूम के भीतर भी, एक इधर एक राइट एक लेफ्ट, तो राइट वाले एक टीम हो गए, लेफ्ट वाले एक। फिर उसमें क्या होता था कि एक लेटर A वाले, मतलब A वाली टीम बोलेगी, फिर एक दूसरी नेक्स्ट लेटर B वाली टीम बोलेगी। अब जैसे मान लीजिए एक वर्ड बन गया, A हमने बोला, उन्होंने बोला T, एट उन्होंने बोला कि एट का मतलब होता है पर, तो अब उनको एक पॉइंट मिल जाएगा। अब उन्होंने टी बोला था, अब मैं बोला ई, ATE, तो 8 मतलब सेकंड फॉर्म ऑफ ईट, ये भी एक वर्ड है, मुझे भी एक पॉइंट मिल गया। फिर वो उसको एक ऐड कर देंगे। तो उसमें क्या है ना कि गाँव के बच्चे अंग्रेजी में कहाँ इंटरेस्टेड रहते हैं, तो वही अंधन में कनवा राजा, मुझे थोड़े वर्ड्स आते थे, तो मैं उसमें जो चैंपियन था। मैं ज्यादा पॉइंट लेके आता था, पूरी क्लास मेरी इज्जत करती थी कि इसको बहुत आता है, कि इसको अपनी टीम में रखो तो जीत जाओगे। एंड आई बिलीव कि मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे भले ही आप बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपने थोड़ा कुछ अच्छा किया, थोड़े अच्छे हो, तो somebody should be there। जब आपको इज्जत मिलती है ना, आपको रिकग्निशन मिलता है किसी चीज़ के लिए, तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग मोटिवेशन। वो आपको पुश करता है आगे कि अरे इसमें तो इज्जत मिल रही है, मुझे इसी में और आगे करना है। When you start getting admired, so that was the point when I decided कि मैं और सीखूंगा words। Yes sir। तो मैं और वर्ड सीखता था, तो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड गेटिंग लाइक बेटर एंड बेटर एट इंग्लिश। और मैं तो मेरी अजीब कहानी है। मैं जैसे एक समय आया जब मैं सोचने लगा कि मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूँगा। तो जैसे मैं साइकिल चला के स्कूल जा रहा हूँ, तो बगल हटो, तो बगल हटो को मैं सोच रहा हूँ इंग्लिश में कैसे कहना है। तो मैं गया, आई आस्क्ड माय टीचर कि बगल हटो को कैसे बोलें, तो उनको भी नहीं आया ठीक से। फिर किसी और से पूछा मैंने, एक दादाजी थे, बाबा जी, भुवनेश्वर बाबा थे, तो मैंने आई आस्क्ड भुवनेश्वर बाबा जी कि बगल हटो को, तो उन्होंने कहा इसको बोल सकते हो गेट असाइड। तो अब मैं अगले दिन से साइकिल चला रहा हूँ, तो आई एम नॉट सेइंग एनीबॉडी कि बगल हटो, मैं कह रहा हूँ गेट असाइड, गेट असाइड, और सब है देसी मुर्गी बिलायती बोल। तो बड़ा मज़ेदार था। और एक आपको स्टोरी बताते हैं, क्या हुआ कि मैं ना कविताएं लिखना शुरू किया। मेरे पेरेंट्स कलकत्ता रहते थे, तो मैं घर पे रहता था, थोड़ा बदमाशी था, मतलब बदमाश था, और पढ़ाई के लिए कोई मतलब उतना था नहीं, मतलब पेरेंट्स थे बाहर, तो दादी कहती थी, कभी चाचा जी कहते थे पढ़ो, बट अब इतना मॉनिटरिंग उनकी हो नहीं पाती थी। तो मैं कभी कभी वो नॉवेल्स, हिंदी का नॉवेल पढ़ता रहता था। अब मेरी दादी को लगता था मैं बहुत पढ़ता हूँ, उनको मालूम नहीं मैं हिंदी का नॉवेल पढ़ रहा होता था, कुछ ऐसा। तो वो नॉवेल, कहानियाँ, और वही जो भुवनेश्वर दादाजी कह रहे हैं ना, तो वो हमेशा उनका रेडियो सेट ऑन रहता था। तो आकाशवाणी रेडियो पटना, आकाशवाणी पटना पर कुछ ना कुछ गीत संगीत चल रहा है, तो मैं वही सुन रहा होता, मज़ा आता था। न्यूज़ कभी आ रहा है कभी। तो
मैं थोड़ा थोड़ा, वो कवि भी थे तो उनसे इंस्पायर होकर इन सब चीज़ों को सुनते हुए मैं थोड़ी थोड़ी कविता भी लिखने लगा। तो एक दिन की बात है कि रात को मैं लिख रहा हूँ कोई कविता या कुछ ऐसा मैं लिख रहा हूँ, तो उसमें आया मानव का कल्याण। तो मानव तो ह्यूमन, अब कल्याण का मुझे आता ही नहीं है। अब मैं बहुत परेशान हूँ, कहाँ ढूंढूँ मैं डिक्शनरी में, कुछ तो ऐसा मिलेगा नहीं, क्योंकि हिंदी से इंग्लिश नहीं, इंग्लिश से हिंदी वाली डिक्शनरी थी मेरे पास। तो गांव में जल्दी सो जाते लोग, 9:30-10 बज रहा था, मैं गया दादाजी के पास, ही वाज स्लीपिंग, सो आई जस्ट वोक हिम अप। मैंने उठाया उनको और कहा कल्याण को क्या कहते हैं इंग्लिश में। वो चौंक गए, वो सरप्राइज्ड कि ये मैं सो रहा हूँ, बताओ कल्याण के लिए मुझे जगा के पूछ रहा है। तो उन्होंने बता दिया वेलफेयर, सो आई रोट इट डाउन कि मानव का कल्याण मतलब द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ओके। तो अगले दिन जो है नेक्स्ट डे उन्होंने मुझे बुलाया, कहा ये क्या है भाई, क्या बदमाशी करते हो, रात को तुम कल्याण पूछते हो। बट ही ऑल्सो अप्रिशिएटेड दिस फैक्ट एंड ही वाज हैप्पी कि मेरे में वो था कि मैं कुछ सीखने के लिए मतलब एक्साइटेड था। तो जब मैं 10वीं पास करके और वो बसंतपुर नाम की जगह में गया ना, तो जानते हैं मैंने क्या किया? मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, टाइम्स ऑफ इंडिया मंगाना शुरू किया। मुझे याद है कि सुबह जब बस आती थी छपरा से वहाँ बाजार पे, मनबलिया बाजार पे, तो बहुत हिंदी के अखबार बहुत आते थे, 2000 आते होंगे, पर इंग्लिश के सिर्फ 3 अखबार आते थे, उसमें से एक अखबार मेरा होता था। अब मेरा फैसिनेशन था, मैं इंग्लिश का अखबार सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहा हूँ। I had this addiction and I was so proud of this fact that I was reading a newspaper in English. मैं सवेरे जब इंग्लिश का न्यूज़पेपर लेके जाता था ना, तो मैं दिखाता था ऐसे कि लोग देखें, या लोग मुझे देखते थे कि अरे ये बड़ा तेज है क्या यार, इंग्लिश में न्यूज़पेपर लेके जा रहा। तो मतलब आई थिंक इट हैज़ ऑल हैपेंड ऑर्गेनिकली। मतलब इंग्लिश का इतना मैंने पढ़ाई करा है। आपको पता है किसी भी भाषा को सीखने के लिए ग्रामर हेल्प नहीं करता है। डू यू नो दिस? आप जितने भी यूट्यूब में टीचर्स पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, आप देखिए सबके स्टूडेंट्स को इंग्लिश नहीं आ रहा है। क्यों परेशान है? 2-2, 3-3, 4-4 टीचर्स क्यों बदल रहे हैं? बिकॉज एवरीबडी इज टीचिंग द सेम थिंग। सब लोग ग्रामर रूल पढ़ा रहे हैं, और ग्रामर रूल इज़ अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द लैंग्वेज, ओके। अंग्रेजी सीखने का ये सब तरीका नहीं है, और कोई भी भाषा सीखना बहुत आसान है। जैसे मुझे बहुत साल लगे, लेकिन वो मुझे इसलिए बहुत साल लगे बिकॉज आई वॉज डूइंग इट ऑन माई ओन। मुझे बताने वाला कोई नहीं था। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, अब अखबार पढ़ रहा हूँ तो मेरे पास क्या है, जैसे वर्ड्स फंस रहे हैं, तो वर्ड्स फंस रहे हैं तो मैं भार्गव की एक डिक्शनरी लिया हूँ, उसको मैं पलट के उसका मीनिंग देख रहा हूँ। बट स्टिल मुझे फिनाइट वर्ब फॉर्म के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, उसे मालूम नहीं थे। जैसे वुड हैव डन, कुड हैव डन, शुड हैव डन, माइट हैव डन का क्या डिफरेंस है, आई डिडंट नो दैट। अब ये फिगर आउट करने में अपने से आपको बहुत टाइम लगता है, और गांव में आपको पता है क्या हालत है, गांव में तो यू डोंट गेट एनी टीचर्स हु कैन टीच यू ऑल दिस, राइट। और किताब मुझे कभी पसंद नहीं आया। मतलब मैं जब भी इंग्लिश सीखने के लिए कोई किताब उठाया ना, मुझे सरदर्द होने लगता था। और आज भी मैं बताता हूँ कि कोई भी बंदा उठाया इंग्लिश की किताब, ग्रामर की किताब, उसको सरदर्द होगा। इतना गंदा बेफिजूल की बातें लिखी हैं, लाइक यू कांट लर्न इंग्लिश फ्रॉम दिस बुक्स, दे हैव रिटन रबिश। मतलब वो क्या है, आप किसी भी किताब को उठाइए, देखिए ग्रामर रूल सीधे लिखते हैं, अरे उनका ना आगे है ना पीछे है, क्यों है क्या है, लाइक यू डोंट अंडरस्टैंड, आप सीधे ग्रामर रूल लिख दे रहे हैं कि यहाँ ये लगाओ यहाँ वो लगाओ। मुझे सरदर्द होने लगता था, आई नेवर रिलेटेड। और मेरी पढ़ाई वैसे भी 12 मतलब बहुत कम थी, इसको क्या बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कि बहुत कम थी, मतलब पढ़ाई, उसके लिए कोई मुहावरा बोलते हैं नहीं, कुछ बोलते हैं ऐसे 12-16 ऐसा बोलते हैं, मतलब ऐसे भोजपुरी में कुछ बोलते हैं कि मतलब जिसके कम होता है तो उसको बोलते हैं। मेरी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं थी वैसे भी, मैं तो अब मैं वैसे ही पढ़ाई मेरी बहुत अच्छी नहीं, इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और उसमें ग्रामर की कोई किताब उठाओ सरदर्द ही होने लगता था, बिकॉज देयर वाज नो स्कीम एट ऑल। उसका कोई हेड एंड टेल नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ क्यों कैसे आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो आई नेवर रेड द बुक। उसने हेल्प ही नहीं किया मुझे। मैं वही नाउन प्रोनाउन पार्ट्स स्पीच तक पढ़ के थक जाता था कि इतने प्रकार के नाउन है, इतने प्रकार के एडजेक्टिव हैं, आई कुडंट मूव फॉरवर्ड, है ना, हमेशा दिक्कत होता था मुझे। हाँ, लेकिन आपको बताऊं उसमें जो जिस कोचिंग की मैं बात कर रहा हूँ, लेटर ऑन यू नो आई स्टार्टेड टीचिंग ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। सारे टीचर्स को मैं रिप्लेस कर दिया। मैं आई बिकेम द ओनली टीचर एट द कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड आई प्राउडली से दिस, लाइक आई गॉट मेनी स्टूडेंट्स सिलेक्टेड। मुझे याद है कि रांची में एग्ज़ाम था एंड आई वॉज देयर गार्जियन। सारे कोचिंग के बच्चों को मैं लेके गया था एंड आई गॉट मेनी स्टूडेंट्स सिलेक्टेड। तो मैं जबकि मैं खुद अंडर एज था, मैं खुद एग्ज़ाम नहीं लिख सकता था बिकॉज मेरा
अप्लाई करने का एज नहीं हुआ था, बट आई वॉज टीचिंग older students and I got many of them, like hundreds of them got selected. तो इस तरह से हुआ। फिर वही इलाहाबाद आने की कहानी मैंने बता दिया, ट्यूशन। लेकिन आपको पता है मैं इलाहाबाद से चला भी गया था बीच में, मेरा एनीमिक हो गया, मुझे टमाटर पसंद नहीं है, और जो दौलत जी के बारे में बता रहे हैं उनको टमाटर बहुत पसंद था, रोज टमाटर की सब्जी बनाते थे। एंड मैं बिहार से हूँ, बिहार के लोग संस्कारी होते हैं, तो वो सहते हैं, वो लोग वो ज़्यादा कहने की हिम्मत नहीं करते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई मैं अब कैसे इनको कहूँ कि मुझे टमाटर की सब्जी पसंद नहीं है। और वो कहते थे क्या सब्जी बनी है ना श्रीकांत जी, क्या सब्जी बनी है। तो मैं कहता हाँ कितनी अच्छी लग रही है। एंड आई वॉज क्राइंग इनसाइड, आई कुडंट ईट प्रॉपरली, और एनीमिक हो गया मैं। एक दिन एक ट्यूशन मिला था मुझे, सुबह सुबह मैं पढ़ाने जाता था कोचिंग में, मीरापुर इधर जगह। मैं उधर गिर गया बिकॉज आई वॉज एनीमिक, चक्कर बेहोश होकर गिर गया घस खा के। फिर उठाया, डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने कहा एनीमिक है, इनको अच्छे से खाना खाना है, आयरन की कमी है। तो आई वेंट टू कैलकाटा। फिर वहाँ रह के कैलकाटा में, वहाँ उसकी भी बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरी है। फिर आई स्टेड देयर फॉर 6-7-8 months एंड देन आई केम बैक टू इलाहाबाद। तो मैंने ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करी, लेकिन एक कहानी है उसके पीछे। IIT में करना चाहता था। IIT के लिए पढ़ने का पैसा नहीं था, तो मैं कोचिंग में बार बार जाता था। कहता था मैं झाड़ू लगाऊंगा, काम करूंगा, मुझे पढ़ने दीजिए। वो लोग भगा देते थे, बट इतना परेशान कर दिया मैंने कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया कि पढ़ो। मैं उस क्लास में पहले दिन बैठा, टीचर साहब ने पहला दिन क्वेश्चन लिखा, सारे बच्चे तुरंत बता दिए। उनका क्वेश्चन अभी पूरा लिखा ही नहीं कि आंसर बता दिया। मैं तो डिमोरलाइज्ड हो गया। हमने कहा इतने तेज लोग होते हैं, बट मुझे बाद में धीरे धीरे मालूम चला ये लोग पहले ही पढ़ के आते हैं। और 1.5 महीने में मैं आई वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन द क्लास परहैप्स, बिकॉज आई वॉज वर्किंग सो हार्ड। लेकिन उसी समय APJ अब्दुल कलाम जी का कोई एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था कि IIT का एग्जाम वही लिख सकता है जिसका 60% हो 12th में। एंड आई टोल्ड यू आई हैड गॉट ओनली 54.7%। आई वाज डिवास्टेटेड, लाइक आई वाज डिवास्टेटेड। आई कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग कि अरे अब क्या करेंगे भाई, तो IIT का सपना ये वो। खैर, तो मैं मैकडोनल्ड्स में जॉब भी किया हूँ। मैकडोनल्ड्स इधर है ना, तो मैकडोनल्ड्स, हाँ, तो उस समय मुझे याद है 1 घंटे का 20 रुपये ऐसा कुछ मिलता था। तो मैं उधर जॉब भी करता था खर्चे के लिए। तो लोगों ने सलाह दी कि भाई आपको जॉब भी करनी है, आप कब अपने लिए पैसा कमाओगे तो समय लगेगा, सो BSc नहीं कर सकते, बहुत टफ है। मुझे साइंस में इंटरेस्ट था, तो उन्होंने कहा BSc मत करो। तो फिर मैं BA कर लिया। मेरे सब्जेक्ट्स थे इकोनॉमिक्स, मेडिवल हिस्ट्री, इंग्लिश लैंग्वेज, यहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस में। फिर मेरी यहीं से पढ़ाई हुई, हिंदी मीडियम ही पढ़ाई हुई, लेकिन वो फैसिनेशन इंग्लिश से था, दैट कंटिन्यूड। और बचपन में मैं ट्रक ड्राइवर बनना चाहता था, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ट्रक ड्राइवर से बड़ा चीज़ हो सकता है। फाइनली मैं यहाँ तक पहुँच गया। 8वीं तक 7वीं तक हम लोग चप्पल कम ही पहनते थे। और मैं आपको बताऊँ, आई एम लिविंग अ ड्रीम लाइफ। मतलब मैं जहाँ से हूँ, जिस बैकग्राउंड से हूँ, आई कुड हैव नेवर थॉट ऑफ गेटिंग टू द पॉइंट वेयर आई एम राइट नाउ, है ना। और मुझे लगता है कि गाँव का कोई भी आदमी कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो, कहाँ भी हो, क्यों ना भी हो, पढ़ने में कुछ भी ना आता हो, आप अगर कोशिश कर रहे हैं और आपने ठाना है कि कुछ करना है, यू कैन श्योरली डू इट, नथिंग कैन स्टॉप यू। सर, आपके अगर CGL की बात किया जाए, जब CGL पे है, तो CGL में आपकी मतलब जर्नी कैसे, कितने अटेम्प्ट दिए और क्या मतलब हुआ है? इसकी कहानी है एक्चुअली, मैं 2007 या 8 में मैंने कोचिंग खोली। मैं ट्यूशन पढ़ाता था, पॉपुलर टीचर हो गया 9th-10th का। मुझे लोग बहुत पसंद करने लगे, तो कई लोगों ने मुझे इंस्पायर किया कि आपकी डिमांड बहुत है होम ट्यूशन की, आपके लिए अच्छा होगा ना, आप इतना मेहनत मत करो, घर घर जाके पढ़ाओ, आप एक कोचिंग खोल लीजिए तो ढेर सारे बच्चे आपके पास आएंगे। मैंने कोचिंग खोल ली, आए भी 32-34 बच्चों को मैं पढ़ा रहा था। एंड आई वाज टेकिंग अ हैंडसम फी फ्रॉम देम। वो तो मैं पढ़ा रहा था। तो उस दौरान मुझे जो करना था वो मैं बता रहा हूँ, ये फाइनल ईयर की बात होगी। तो मुझे जो करना था, यहाँ पे एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही एफिलिएटेड एक इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम है बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट, झूसी में। तो वहाँ पे, हाँ, सोशल साइंसेज का, तो वहाँ पे रूरल डेवलपमेंट में MBA करते हैं। तो यहाँ पे ना उस समय एक प्रोफेसर एमेरिटस होते थे, जिम रेज नाम था, बेल्जियम के थे वो, बड़े आदमी अगर आपको मालूम हो तो। वो अमर्त्य सेन जी के साथ उन्होंने कुछ को-ऑथर करी है किताबें, प्लानिंग कमीशन के मेंबर भी थे और एक्टिविस्ट भी हैं वो। तो बड़ी उनके साथ एक हास्यास्पद घटना हुई थी जो मैं जिक्र नहीं करूंगा अभी, बहुत हंसने वाली घटना थी। एनीवेज, आई गॉट टू नो हिम, मुझे उनसे, वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में जुड़े हुए थे। हम इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट था। yes, sir. तो
कैसे भी करके उनसे मेरी बातचीत शुरू हो गई थी और वो हिंदी समझ लेते थे। तो उन्होंने मुझे कहा था कि जैसे मेरी बातचीत में उन्हें पता चला कि आई एम फ्रॉम बिहार और मेरी इंग्लिश अच्छी थी, तो ही वॉज इम्प्रेस्ड। और उन्होंने मुझे सलाह दी कि तुम ना MBA करना, BA करने के बाद वहाँ पंत इंस्टीट्यूट से रूरल डेवलपमेंट में MBA करना। एंड ही टोल्ड मी दैट ही वुड गाइड मी, तो मुझे गाइड करेंगे। और उन्होंने एक बात कही थी कि बिहार में तुम्हारे जैसे लोगों की ज़रूरत होगी वहाँ पे। और मैं सोशल सर्विस वाला आदमी हूँ, मैं बचपन में भी बहुत, उसकी भी कहानी है, बहुत कुछ किया हूँ सोशल सर्विस में। तो मुझे ये आइडिया बहुत जमा, तो मुझे यही था कि मुझे ना वो करना है, MBA करना है रूरल डेवलपमेंट में। लेकिन इस बीच जो है ये मैं सोच रहा हूँ, मैंने एक एग्ज़ाम लिखा भी, रूरल डेवलपमेंट का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है MBA का। पता नहीं मेरा क्यों नहीं हुआ, मैंने तो सारे सवाल किए थे और जिस सेंटर पे था मैं 100 लोगों से पूछा होऊंगा, कोई मेरे आसपास भी नहीं था। 120 क्वेश्चंस थे, मैंने 117 सवाल किए थे और हर आदमी कहता था मैं 80 किया हूँ, 70 किया हूँ, 75 किया हूँ। तो मुझे लगता था आई वॉज डेड श्योर कि मेरा तो हो ही जाएगा, बट समहाउ आई डिडंट गेट इट। तो अच्छा, उसी दौरान मैं एक SSC की जो कोचिंग में पढ़ाने वाले एक टीचर हैं, ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय मी। और उसकी भी बड़ी फनी कहानी है, उसकी कहानी कह देना चाहिए। मैंने कोचिंग खोली थी, जो मेरे पास तो पैसा था नहीं, वो कोचिंग खोली तो एक जन से मैंने हेल्प ली थी, मतलब उनसे कुछ पैसा लिया था और उनको कहा था कि आप मेरे पार्टनर हो गए, कि हमारी कोचिंग चलेगी, मैं आपको एक सर्टेन रेशियो आपको दिया करूँगा। तो जिनसे पैसा लिया था उनके बेटे का फर्स्ट बर्थडे था, तो उन्होंने मुझे भी बुलाया, शाम के समय था, तो मैं गया। तो उन्होंने एक आदमी से परिचय कराया, उन्होंने कहा ये मास्टर साहब हैं, ये कोचिंग पढ़ाते हैं, इंग्लिश के टीचर हैं। और मेरे बारे में उन्होंने कहा कि ये भी टीचर हैं, ये इनका न्यूक्लियस कोचिंग है, 9th-10th के बच्चों को पढ़ाते हैं, साइंस मैथ्स पढ़ाता था मैं। तब मैं इंग्लिश कम पढ़ाता था, इंग्लिश नहीं पढ़ाता था, ज़्यादातर मैथ साइंस पढ़ाता था। तो मास्टर साहब को सुना कि इंग्लिश में, तो आई स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश। मास्टर साहब की बत्ती गुल। अब मैं बहुत ही, मैंने कहा अंदर में बहुत ख़राब इंप्रेशन आया कि यार ये आदमी कैसे पढ़ाता होगा। फिर उन्होंने मुझसे पूछ दिया, हमारी बैठकी होती थी उनसे, तो उन्होंने एक मतलब कुछ दिन 2 दिन बाद पूछा कि और जमे ना, कि बड़ी भीड़ है उनके यहाँ, कि बड़ा नाम है। मैंने कहा मैं सच बताऊं, बेवकूफ़ इंसान है वो, उसके यहाँ जो पढ़ने जाएगा उसका कहीं सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ नहीं आता उसको, इंग्लिश 2 अक्षर बोल नहीं पाता है। अच्छा, उन्होंने एक गलती क्या की है, जो भी है, शायद उनके भी वो अच्छे फ्रेंड थे और पड़ोसी थे उनके घर के बगल, उनका घर था। ही शेयर्ड दिस स्टोरी विद हिम, कह रहे उन्होंने तो कहा कि आपको कुछ नहीं आता इंग्लिश। अच्छा, ये सब बात मुझे मालूम नहीं है कि उन्होंने ये बात कह रखा है। देखो कैसा नेचर प्ले करता है। मेरा एक कजिन है, वो पहले पटना रहता था, तो घर के लोगों ने, मतलब चाचा लोगों ने कहा कि ये जाएगा इलाहाबाद श्रीकांत के पास। वो मेरे पास आया, तो मैं अपनी धुन में मस्त हूँ, मेरा कोचिंग था, मुझे पढ़ाना था, अब मुझे कुछ करना ही नहीं था, मुझे MBA करना था रूरल डेवलपमेंट में। बट आई विल टेल यू वन थिंग, मैं जहाँ भी रहा हूँ बहुत इंस्पायर किया हूँ। तो मैं जिस लॉज में हूँ उस लॉज में सबको इंस्पायर कर चुका हूँ। उनके मैथ्स के सवाल लगाता हूँ, मैं कहता हूँ कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करो, और उनके जितने सवाल हैं, इंग्लिश के सवाल का जवाब दे रहा हूँ, वो मैथ्स पूछ रहे हैं मैथ्स बता रहा हूँ, साइंस पूछ रहे हैं साइंस बता रहा हूँ। तो एक्चुअली आई एम स्टिल टीचिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स थ्रू आउट। और वो जब आता है तो उस कोचिंग ढूंढता है, मुझसे पूछता है कोचिंग। मैंने कहा मुझे कोई आइडिया, सच में मुझे आइडिया नहीं था कि कोई SSC क्या एग्जाम होता है, कोई कोचिंग भी है। तो ढूंढता है तो उसको एक दस्तक नाम की कोचिंग का पता चलता है, पार्वती अस्पताल के पास। फिर वो मुझसे आगे कहता है मैं खाना बना रहा होता हूँ, रोटी गूंथ रहा होता हूँ लाटा, तो मुझसे पूछता है कि यार हमने कोचिंग देखी है, वहाँ जाना है पढ़ने। तो मेरे जब वो नाम लेता है तो मेरे नाम में वो रेजोनेट करता है। मैंने कहा अच्छी कोचिंग नहीं हो, क्योंकि अब उसने पूछा क्यों, तो मैंने वो घटना बताई कि यार वहाँ मत जाना, कुछ नहीं होगा। फिर वो ढूंढना शुरू करता है कोचिंग। लेकिन बाद में उसको, क्योंकि क्या है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस का क्या है कि जिस कोचिंग में बहुत भीड़ रहती है, जिसको लोग ज़्यादा जानते हैं, वही मतलब ज़्यादातर लोग उसको अच्छा मानते हैं। तो वो फिर घूमता है और अंततः उसको पता चलता है नहीं यही बड़ी कोचिंग है, इसमें हम एडमिशन लेंगे। अब वो उसका दिमाग अलग काम करता है, वो कहता है अच्छा तुम उनको देखे हो, मिले हो, चलो फीस कम कराओ। हमने कहा यार भाई ये क्या है, फीस कम कैसे करा सकते हैं। अब फीस, मुझे लगता है फीस कम कराने से नौकरी नहीं होती है, सच बता रहा हूँ। और इसी कारण से उसकी नौकरी हुई भी नहीं। फीस कम नहीं कराना चाहिए, समझ आ रहा ना। तो अब क्या है, उसने कहा कि फीस कम करा दीजिए। मैंने कहा कि भाई मैं इतना उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन ठीक है कर रहे हो तो चलेंगे। अब मैं जा रहा हूँ। अब क्या है कि वो, मुझे पता ही नहीं था कि विवेक भैया जो हैं उन्होंने उनसे कह दिया था वो बात कि वो तो अब आपको कह रहे थे इनको इंग्लिश नहीं आती। अच्छा, अब मुझे इस बात का इल्म नहीं कि उन्होंने मेरे कमेंट के बारे में उनको बता दिया वो, लेकिन मुझे मिले
तो मुझसे हालचाल पूछे, फिर कहे क्या बात है, कैसे हैं आप, कोचिंग कैसे चले। एनीवेज, तो इम्प्रेस थे वो। उन्होंने उसी दौरान मुझसे जो है ऑफर दिया था कि प्लीज़ कम विद मी, कि मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स हैं, हम लोग साथ में मिलकर करेंगे कुछ, कि आपको भी हेल्प हो जाएगा, कि आप कोचिंग में पढ़ा रहे हैं तो एक्स्ट्रा पैसा मुझसे मिल जाएगा, वट एवर इट इज़। तो मैं एसएससी के लिए किताब लिखना शुरू कर दिया इंग्लिश पर। आपको पता है, जब आप कोई नया काम करते हैं ना, यू आर सो पैशनेट एंड सो हैप्पी अबाउट इट। किताब लिखना कितनी बड़ी बात है, यू आर यंग, यू नो। तो मैं बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ। किताब आई भी और बहुत पॉपुलर हुई। मतलब वो किताब इतनी पॉपुलर हुई कि जितनी किताबें उसके बाद आई हैं सब उसी से थोड़ा इंस्पायर करके लिखी गई हैं। एनीवेज, ये सब बात जो मैं बोल रहा हूँ 2009 की बातें हैं, 2009। 2010 में मैं सीजीएल क्वालिफाई कर जाता हूँ। आई बिकम फर्स्ट अटेम्प्ट। और उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आई डोंट नो व्हाट सीजीएल एग्जामिनेशन इज। मेरा एक फ्रेंड है अमितेंद्र मणि त्रिपाठी, वो लालापुर ही पास में, वहाँ की जगह, वो मेरा फॉर्म भरते हैं। एग्जाम के 3-4 दिन पहले भी मुझे नहीं मालूम कि वेयर द सेंटर इज, क्योंकि एग्जाम देने का कोई प्लान नहीं है। मतलब देखो, लक से सब कुछ होता है, मतलब नहीं, ये गलत है कि लक से सब कुछ होता है, मतलब बट लक इज अ फैक्टर, आई बिलीव। मुझे लगता है कि आई वाज डेस्टिन्ड टू डू दिस। बताओ, जिस आदमी को कुछ नहीं मालूम है सीजीएल क्या है, उसको कुछ नहीं मालूम, फॉर्म किसी ने भरा, एग्जाम के 4 दिन पहले तक यू हैव नो आइडिया वेयर योर सेंटर इज, बट आई हैपन टू राइट द एग्जाम। एग्जाम लिखते हैं ऐसे ही, बिकॉज आई एम नॉट सीरियस, बिकॉज आई डोंट वांट टू डू दिस। मुझे तो कुछ और ही करना है, एमबीए करना है। टियर 1 हो जाता है। टियर 2 का भी एग्जाम ऐसे ही होता है। 2-3 दिन पहले चंद्रकांत कहते हैं, मेरे भाई, मेरे छोटे भाई मेरे साथ रहते थे, कहते हैं भाई जी एग्जाम है, चले जाइएगा नज़दीक सेंटर में, एग्जाम दे देता हूँ। जिस दिन रिजल्ट आता है उसकी भी कहानी है। वो जो टीचर हैं, जो उस समय बहुत बड़े टीचर बन चुके होते हैं और उनकी क्लास में 1000-2000 बच्चे पढ़ रहे होते हैं, बट आई नो मतलब कि कितना क्या है। मैं उनके साथ, क्योंकि जो किताब की मैं बात कर रहा हूँ, आई रोट दिस बुक फॉर दिस मैन, दिस टीचर, है ना। तो वो किताब में उनके लिए लिखा था। तो हम लोग शाम को लौट रहे, किसी बच्चे का फ़ोन आता है कि सर मेरा एक सिलेक्शन हुआ है। तो ही सेज कि आपका भी रिजल्ट चेक करते हैं। तो उस ज़माने में वो इंटरनेट कैफ़े, वो फ़ोन वोन नहीं था। तो एक इंटरनेट कैफ़े में हम लोग जाते हैं और मेरे पास रोल नंबर नहीं होता है, तो आई कॉल माई ब्रदर, ही टेल्स मी द रोल नंबर। ओके। तो somehow I passed the exam and I got a rank. ज्वाइनिंग का मन नहीं है मुझे, लेकिन आपको मालूम है बहुत बड़ी चीज़ होती है गवर्नमेंट जॉब। और जब ये सब न्यूज़ ट्रैवल करता है और गांव में, घर में मामा जी सब लोगों को बोलते, दे बिकम वेरी हैप्पी। तो मैं भी हूँ बहुत, आई एम वेरी हैप्पी, बिकॉज मैं उसके पहले सब एग्ज़ाम निकाला हूँ। एसएससी, मैट्रिक लेवल, फाइनल कुछ भी नहीं हो पाया। इन टाइपिंग में ऐसे कर रहा था एसएससी में तो या बैंक का एसएससी क्लर्क में झगड़ा कर लिया इंटरव्यू में, वगैरह वगैरह। रेलवे का एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो खूब नंबर से पास कर जा रहा हूँ। फाइनल कोई, मतलब कहीं कुछ फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। सीडीएस एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया था। अच्छा, ये सब मेरी नस में है, मेरी आदत में। क्यों? बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर एयरफोर्स एंड नेवी एग्जाम, सो आई एम अवेयर ऑफ दिस थिंग्स एंड आई एम राइटिंग दिस एग्जाम्स। अब आप कोई मुझसे पूछे कि सर आपने तैयारी कितने दिन की, तो मैंने 0 दिन की, क्योंकि मैं ऑलरेडी 9th-10th के लोगों को मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी है, मैंने इतना पढ़ा चुका हूँ। मतलब उधर बहुत पहले 10 साल पहले पढ़ा चुका हूँ मैं उसमें एयरफोर्स नेवी के लिए। तो लाइक आप दूसरे की स्टोरी सुन सकते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं, बट यू कैन नॉट कॉपी इट, यू कैन नॉट रेप्लिकेट इट। लाइक आप मेरे तरह बनेंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। लाइक मैं तैयार था, मुझे खुद मालूम नहीं है, बट आई वॉज रेडी फॉर दैट एग्ज़ाम। तो खैर घर वालों को बड़ी खुशी हुई, और वो रोकने वाले कहाँ थे। उन्होंने कहा एग्ज़ाम तुम्हें करना तो है ही, तैयारी, मतलब वो नौकरी तो करनी है। नौकरी कर रहा था, लेकिन मैं नौकरी में जब गया ना, वहाँ पे भी, अब आपका शायद अलग सवाल, मैं बोल ज़्यादा रहा हूँ आपको। यस, मतलब सर मैं जो क्वेश्चन पूछने ही वाला था इसके बाद, मतलब पूछना था, बट मुझे उसका जवाब मिल ही गया, हम सबको मिल गया कि मतलब सर आपने जॉब छोड़ के, नौकरी छोड़ी, जॉब छोड़ के, अच्छी जॉब थी इतनी, उसको छोड़ के टीचिंग में क्यों आए। बट सर आपकी बातों से पता चल गया कि आपको पढ़ने और पढ़ाने में जितने आप पैशनेट हैं, बातों से पता चल रहा है। तो आपने वो नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे दिया। आप कंटिन्यू, थोड़ा सा आगे ऐड कर देता हूँ। हाँ, कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं जब उधर गया ना नौकरी पास करके, तो मुझे उधर भी कुछ लोग गुरुजी कहने लगे, एंड आई स्टार्टेड टीचिंग देम इंग्लिश। और
यहाँ तक कि ट्रेनिंग में तो ये हुआ ही, ट्रेनिंग के बाद मैं यूपीएससी में जब मेरी पोस्टिंग हुई तो वहाँ पे एक इलाहाबाद में एक अंकल थे, प्रकाश अंकल, उनकी सिस्टर किरण शुक्ला मैम, मैं बुआ जी कहता था, वो वहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज डिपार्टमेंट में डायरेक्टर थी। तो उन्होंने मुझे कहा था यूपीएससी में आ जाओगे, मैं तुम्हें ध्यान रखूंगी। तो मैं यूपीएससी में पोस्टिंग ले लिया था। अब उन्होंने उनके जैसे प्रकाश अंकल ने उनको बताया होगा पढ़ने में बहुत तेज है, ट्यूशन पढ़ाता है, जो भी है, तो यूपीएससी में भी ये बात मालूम था कि मास्टर जी हैं। एंड यू नो, मैं जब मेरी पोस्टिंग हुई तो जो नए नए लड़के सेलेक्ट होके आ रहे थे CHSL के थ्रू और MTS के थ्रू, आई यूज्ड टू टीच देम। उसमें से एक लड़का संचित भल्ला था और एक लड़का था, अच्छा दोनों का सीजल हो गया है, संचित भल्ला था और एक और लड़का था, आई गेट हिज नेम, ही वाज फ्रॉम बिहार, सहरसा। ये दोनों MTS बन गए थे। तो मैं इनको गाइड करता था एंड दे वर फैंस, लाइक कहते थे सर आपको मालूम है आप क्या चीज़ है, आपको ये नौकरी नहीं करनी चाहिए कि आप किस तरह से इंग्लिश को देखते हैं, कि जिस तरह से आप इंग्लिश को बताते हैं आपको मालूम नहीं है, क्रांति कर देंगे। मतलब इंग्लिश बहुत बड़ी समस्या है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, और आप जिस तरह से पढ़ाते हैं इट्स सो ईजी। तो क्या देखिए, सब डेस्टिनी रहता है। मतलब मुझे खुद पढ़ाने का मन रहता है, मैं पढ़ाने में इंटरेस्टेड हूँ, उधर भी लोग पुश कर रहे हैं कि सर आपको पढ़ाना चाहिए, और जिन भाई साहब के लिए मैंने किताब लिखा था वो भी मुझे कह रहे हैं कि आइए बड़ा है, करेंगे, ये करेंगे। सो आई रिजाइंड। एक्चुअली आई डिडंट रिजाइन, आई केम ऑन अ लीव। मैं छुट्टी पे आया और मैंने सोचा कि मैं छुट्टी पे नहीं जाऊंगा। मतलब और छुट्टी वहाँ क्या होता है कि छुट्टी पे नहीं जाते हैं तो पे विदाउट लीव में काउंट हो जाता है, पर वो लोग मुझे धमकी देते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन करेंगे। तो मैंने सोचा कि छोड़ना है, तो मैं रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया। स्टिल उन्होंने डिसिप्लिनरी एक्शन मेरे ऊपर किया, जबकि मैंने रेजिग्नेशन पहले दे दिया था, उनको एक्सेप्ट भी हो गया था, उनको रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करना चाहिए था। एनीवेज, सो आई रिजाइन फ्रॉम द जॉब एंड लाइक आई स्टार्टेड टीचिंग। पर कहाँ शुरू किया मैंने? उसी इंस्टीट्यूशन में शुरू किया, हाँ, जिनके साथ में था। बट समहाउ इट डिडंट मटीरियलाइज। आई हैड बिग होप्स। मैं यहाँ अपने आप को भगत सिंह समझता था। मुझे लगा कि मैं आके इलाहाबाद, पटना हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बड़ा कर दूंगा, केवल पटना और इलाहाबाद से इतना सिलेक्शन होगा, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स छा जाएंगे। इट डिडंट मटीरियलाइज। और मैं आपको बताऊं, संघर्ष मैंने कभी नहीं किया। आई डोंट नो व्हाई, बट लोगों को अजीब लगेगा कि जब मुझसे ये कहा गया कि आप यहाँ नहीं पढ़ा सकते हैं, तो इट वाज शॉकिंग बिकॉज आई हैड ऑलरेडी रिजाइन फ्रॉम द जॉब। बट जिन भी बच्चों के कांटेक्ट में था, दे वर सो इम्प्रेस्ड एंड दे लव्ड मी सो मच। उन्होंने कहा सर चिंता ही नहीं करनी है आपको। तो मैं स्ट्रगल ही नहीं किया। मतलब जिस दिन से मैंने ये डिसाइड किया कि ठीक है, बच्चों ने कहा सर आप अलग इंस्टीट्यूशन करके पढ़ाना है आपको, कि ये लोग नहीं पढ़ाने दे रहे, इट्स फाइन। तो मैं जब पढ़ाना शुरू किया तो आई डिडंट स्ट्रगल एट ऑल। पहले ही दिन इतने लोग आ गए कि सेमिनार ही कैंसिल हो गया। मतलब जितने कैपेसिटी है रूम की 10 गुना लोग आ गए। पुलिस आ गई, उनको लगा क्या हो गया यहाँ पे। एंड सिंस देन आई हैव बीन टीचिंग। लेकिन मेरी एक समस्या है, यू नो, लाइक मैं कम पढ़ाता हूँ बच्चों को, और मेरा विश्वास है कि ये ठीक नहीं है 1000 बच्चों को एक साथ पढ़ाना। बिकॉज मैंने ये रियलाइज़ किया है कि लोग भले बड़े हो गए हैं, उम्र बढ़ गई है, 18-20 साल के हो गए हैं, बट अभी भी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अभी आपको उनकी कॉपी चेक करनी पड़ती है, आपको होमवर्क देना पड़ता है, खड़ा करा के पूछना पड़ता है। रोज क्लास में आ रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर। और उनकी क्वेरीज बहुत है, इंग्लिश में बहुत कमज़ोर है। तो जब वो रीडिंग के लिए आप बोलते हैं ना, तो उनसे रीडिंग होता नहीं है, तो आपको फिर उनके साथ लगना पड़ेगा। वो रीडिंग करके आएंगे तो पूरा पेज गोंच के आएंगे, ऐसे रंग के आएंगे, बिकॉज दे हैव मेनी डाउट्स। सो यू हैव टू बी प्रेजेंट एंड यू हैव टू टेल देम कि किसका क्या मतलब है, नहीं तो गाड़ी उनकी बढ़ेगी नहीं। तो ये देखिए, पैसा कमा सकते हैं आप। 2000-4000 बच्चा, 1000 बच्चा को एक बैच में पढ़ा रहे हैं। यू कैन जस्ट मेक मनी, यू कैन मेक योर नेम। पैसा आएगा तो एडवर्टीजमेंट करेंगे, बड़ा नाम होगा, लोगों को लगेगा बहुत टीचर है। बट आई नो द रियलिटी, 95% ऑफ द टीचर्स दे डोंट डिजर्व टू बी टीचर्स। पूरे देश में 95% टीचर्स को उनका खुद का सब्जेक्ट नहीं आता। आई टेल यू, इंग्लिश में तो और माहौल ख़राब है। इंग्लिश में तो आई बिलीव कि 99% टीचर्स को नहीं आता। जिन टीचर्स का नाम आप सुनते हैं, मैंने देखा है उनको इंग्लिश बहुत ख़राब है उनकी। एंड आई वंडर हाउ दे टीच। मतलब मैं नाम लूँगा तो ख़राब रहेगा, मतलब नाम नहीं लेना चाहिए। बट जो देश के बड़े टीचर्स माने जाते हैं, यूट्यूब पे फॉलोअर्स है उनके, और वो उनका रील चलता है और लोग उनको फॉलो करते हैं, दे टीच रॉन्ग इंग्लिश एंड दे हैव नो आइडिया व्हाट दे आर टीचिंग। और
नो डाउट कि ये आश्चर्य की बात नहीं है, मतलब देयर इज़ नो सरप्राइज कि बच्चे उनके पास नाम पर पहुंच जाते हैं, उनको आता कुछ नहीं है, फिर भटक रहे होते हैं। और ऐसे बच्चे मेरे पास भी बहुत आते हैं, मैं पढ़ा रहा होता हूँ उनको। तो ऑनलाइन में देर से आया, अनअकैडमी मुझे चेस कर रहा था बहुत पहले। मुझे याद है 2016-17 में अनअकैडमी स्टार्टेड चेजिंग मी, 17 परहैप्स। उन्होंने इतना पीछा किया मेरा, लेकिन मैं उस समय आई वाज डैम बिजी। आई वाज टीचिंग 6 बैचेस, 6 बैच पढ़ा रहा था मैं ऑफलाइन। यू मीन लाइक टीचिंग 6 बैचेस मीन्स 12 आवर्स, 12 घंटे पढ़ा रहा था। और मैं ये OBS सॉफ्टवेयर, ये सब मैं टाइपिंग जानता था बस। आई कुड ऑपरेट माई कंप्यूटर, ये सब अपना काम चलाता था, ऑफिस में अच्छा था। बट OBS क्या होता है, सेटिंग करना होता है, वीडियो ऐसे बनाना होता है। आई वाज नॉट गुड एट दिस। अच्छा, मुझे ये नहीं मालूम था कि ऑनलाइन चीज़ बड़ी होती है या होगी एट दैट टाइम, वरना मुझे लगता है कि अभिनय शर्मा से पहले दे वर चेजिंग मी, तो आई कुड हैव बीन मच बिगर। बट एनीवेज आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। आई केम ऑनलाइन वेरी लेट, और वो तब आया जब 1000 लोगों ने मुझे पुश किया। मेरे स्टूडेंट्स ने पुश किया, कहा कि सर आपको मालूम नहीं है कि जो कंटेंट है आपका और जिस तरह से आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, दिस इज़ वेरी डिफरेंट एंड दिस इज़ वेरी वेरी ईजी एंड वेरी ऑर्गेनाइज्ड, कि लोगों के बीच जाना चाहिए कि लोग इसका फ़ायदा होगा और इससे आपका एडवर्टीजमेंट होगा। तो उनको बहुत पुश करने के बाद आई गॉट वन ऑफ द गाइज, ही यूज्ड टू रिकॉर्ड माई वीडियोज़ एंड वी यूज्ड टू पुट डाउन। लेकिन हमने क्या किया, कुछ वीडियोस डाले, फिर सो गया मैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखेंगे, मुझे लगता है 4-5 साल पुराना यूट्यूब चैनल मिलेगा आपको, सिर्फ 27,000 लोग मिलेंगे, 26,000 27,000। बिकॉज आप देखेंगे उसमें वीडियोस मैंने कैसे डाले हैं। एक एक्सपर्ट आता है कि हाँ भाई 6-7 वीडियो डाला फिर सो गए, 6 महीना बाद जगेंगे, फिर 6-7 वीडियो डालेंगे ना। आई यूज्ड टू डू दैट। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, मतलब आई बिकेम पॉपुलर समहाउ। मैं एग्जामों प्लेटफॉर्म पे आया, दे आस्क्ड मी टू टीच इंग्लिश एंड आई स्टार्टेड टीचिंग ऑन देयर प्लेटफॉर्म। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं पढ़ा रहा हूँ। और मैं अपने सारे स्टूडेंट से कहता हूँ कि इंग्लिश इज़ सो पावरफुल कि देखो जिस नौकरी के लिए तुम परेशान हो, मैं उसको छोड़ के आ रहा हूँ। और किसके दम पे आ रहा हूँ? इंग्लिश के दम पे। इंग्लिश इज़ सो पावरफुल। अगर किसी को इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने सुनने आ जाए ना, तो आई थिंक यू कैन डू मच मोर देन दिस जॉब, है ना। और वो बेरोजगार नहीं रह सकता, क्योंकि आजकल ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। विदेशों के बहुत सारे काम हैं जिनका बैक ऑफिस प्रोसेसिंग इंडिया में हो रहा है। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन का काम, BPO का काम। तो जिसको इंग्लिश पढ़ने लिखने बोलने सुनने आता है, उसको थोड़ा बड़े शहर में मूव करना है, आई थिंक यू कैन गेट अ वेरी गुड जॉब। तो अंग्रेज़ी बहुत ज़रूरी है ना। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी बोलूँगा, उनको सीजिल नाम की चीज़ मालूम नहीं है। आपको पता है भारत के इतिहास में, नॉट ओनली पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री बट प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री में भी मैं बोल रहा हूँ, भारत के पिछले 100 साल के इतिहास में ऐसा एग्जाम नहीं आया, इतना इजी और इतनी बड़ी पोस्ट। आपको पता है PCS से बड़े अधिकारी होते हैं। PCS ऑफिसर से बड़े होते हैं जो सीजिल ऑफिसर्स होते हैं। और UPSC से छोटे होते हैं। UPSC जाहिर सी बात है, उसके बाद UPSC है। UPSC में क्या है कि वही सेंट्रल सर्विसेज हैं, और उसमें आप क्लास A ऑफिसर्स बनते हैं। बट सीजिल के थ्रू उन्हीं सेंट्रल सर्विसेज में ग्रुप B ऑफिसर्स बनते हैं। आप बताओ, इतना बड़ा पोस्ट है, आपको पेन नहीं उठाना है, आपको आंसर नहीं सोचना है, आंसर्स आर ऑलरेडी गिवन एंड यू जस्ट नीड टू क्लिक द राइट, यू जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई एंड क्लिक एट द राइट आंसर। इतना आसान एग्जाम, 10वीं का सिलेबस है। आई एम सरप्राइज्ड, आई एम शॉक्ड कि इलाहाबाद जैसा शहर जो शिक्षा की नगरी है, पटना है, लोग UPSC की तैयारी करते हैं। मुझे हंसी आती है, बिकॉज किताब पढ़ने से UPSC नहीं निकलता है। इट्स द सेम बुक, बट हाउ यू प्रोसेस द इंफॉर्मेशन दैट डिसाइड्स वेदर यू गेट द जॉब और नॉट। एक इन्फॉर्मेशन स्लॉट बनता है दिमाग में, जब तक वो इन्फॉर्मेशन स्लॉट नहीं बनेगा तब तक आप ठीक से समझेंगे नहीं इन्फॉर्मेशन को, उसकी प्रोसेसिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे लोगों को देखते हैं UPSC की तैयारी कर रहे हैं, और मैं देखता हूँ क्लर्क बनने लायक नहीं है। मतलब पता नहीं उनको कौन सजेस्ट करता है। सबको मैं बोलूँगा आंख बंद करके, आपको मालूम है इस बार कितनी वैकेंसीज थी? 40,000, ऑलमोस्ट 40,000 वैकेंसीज थी SSC सीजिल में। एंड यू जस्ट लुक एट द पेपर, हाउ इजी इंग्लिश इज, हाउ इजी मैथ्स इज, हाउ इजी रीजनिंग। 10वीं का सिलेबस है बस। तो पता नहीं क्या है, मतलब यहाँ पे लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं या नहीं, एम्बिशन ही खत्म कर लिया क्या? तो UP पुलिस सिपाही बनना चाहते हैं, कांस्टेबल बनना चाहते हैं। अरे यार ठीक है, मतलब वो तो आप घर से भी बन सकते थे, बिकॉज बेसिक मैथ्स है। वहाँ पे भी गांव में कोई मिल जाएगा पर बेसिक मैथ्स और ये सब सिखाने के लिए, और दौड़ने के लिए तो गांव से अच्छा कुछ है नहीं। फिर यहाँ क्यों आते हैं अगर आपको कांस्टेबल बनना है, सिपाही की तैयारी कर रहे हैं तो?
एंड आई एम जस्ट लाइक, आई डोंट लाइक दिस आइडिया कि टीचर्स कैसे हैं। टीचर्स को एम्बिशियस बनाना चाहिए, लाइक टीचर शुड पुश द स्टूडेंट्स कि आपको बेहतर करना है, अच्छा करना है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आई थिंक इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इट हैज नेवर हैपेंड। यू गेट सच अ बिग गवर्नमेंट जॉब एंड यू हैव टू राइट सच एन इजी एग्जाम। और ये इंटेलिजेंस का गेम नहीं है। एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो है इंटेलिजेंस का नहीं है, प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी का है। रोज 8-9 घंटे की पढ़ाई करनी है, 11 महीने की पढ़ाई में आप एसएससी सीजीएल बन जाएंगे, चाहे पढ़ने में आप लिख लोड़ा पर पत्थर क्यों ना हो, इट्स वेरी इजी। लेकिन पता है आपको, गाइडेंस नहीं है। मतलब यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, मैं कोचिंग मेरा है कोचिंग इंस्टीट्यूशन, मैं मानता नहीं कि मैं कोचिंग चलाता हूँ, मैं मानता हूँ मैं गुरुकुल चलाता हूँ, बिकॉज आई हैव डिफरेंट इंटेंशंस। मैं अलग तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पैसे उनसे नहीं कमाने हैं। पता है लोग ठग रहे हैं, गलत कर रहे हैं। लोग कोचिंग इंस्टीट्यूशंस खोल करके प्योरली बिजनेस कर रहे हैं और दे हैव फॉरगॉटन दैट दे आर टीचर्स। वो भूल गए हैं कि वो शिक्षक हैं और बच्चों का इतना मतलब जीवन खराब कर रहे हैं, बहुत लोगों का जीवन खराब हो रहा है। और आजकल तो स्थिति ये है कि अगर आपने कोचिंग ज्वाइन कर ली तो आप समझिए कि एसएससी होने की संभावना और कम होगी, बल्कि कोचिंग ना ज्वाइन किए होते तो शायद हो सकता था हो जाए। तो बहुत ही गंदी स्थिति है ना। और गाइडेंस प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। अगर घर में आपके कोई सिलेक्टेड है एसएससी सीजीएल में तो दैट्स द बेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव। अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ गुड टीचर, क्योंकि 1 लाख शिक्षक हैं, 10,000 शिक्षक में एक अच्छा शिक्षक मिलेगा आपको, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इफ़ यू लैंड इन इलाहाबाद में आप आएंगे, आपको कैसे पता चलेगा श्रीकांत सर हैं? यू कांट नो, बिकॉज मेरा कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है। ओनली दोज पीपल नो हु हैव ऑलरेडी स्टेड हियर फॉर सम टाइम। 2 साल रह गए तब आपको मालूम होगा श्रीकांत सिंह कौन है। लेकिन जब आप यहाँ आएंगे तो आते ही आपको ढेर सारे कोचिंगों का होर्डिंग्स दिखता है जहाँ पे 1000-2000 लोग पढ़ते हैं। मैं कोचिंग का एडवर्टीजमेंट इसलिए नहीं करता बिकॉज 100 लोगों को पढ़ाता हूँ, यू नो कि 100 के बाद एडमिशन बंद हो जाते हैं और 100 बच्चे ऐसे ही आ जाते हैं। जितने लोगों को सिलेक्ट कराए इतने लोगों को सिलेक्ट कराया कि उनके भाई बहन और वो दोस्त ही आ जाते हैं, तो 3-3, 4-4 बैचेज एक साथ पढ़ा रहा होता हूँ। तो मुझे एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं। हाँ, कोचिंग जब बैच स्टार्ट होता है तो एक पैम्पलेट में लिखवा देता हूँ ये बच्चे थोड़े सिलेक्ट हुए हैं, दिखाने के लिए कि क्रेडिबिलिटी रहे, और बता देता हूँ कि हाँ कि इस तारीख से बैच शुरू हो रहा है। तो जब कोई नया बच्चा आएगा ना तो उसको बहुत डिफ़िकल्ट है कि सही टीचर या गाइड के पास पहुँचे, बिकॉज मेरा कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है। और जब आप यहाँ आएंगे तो आपको फ्लड दिखेगा एडवर्टीजमेंट का, उसका असर होगा, आप उसको देख के लगेगा भीड़ दिखेगी। और पता है गांव से जब बच्चा आता है तो ऑपोजिट फंक्शनैलिटी होती है दिमाग की। मतलब बड़ा क्लास गंदी चीज़ है, उसको लगता है यही अच्छी चीज़ है। वो छोटी क्लास अच्छी चीज़ है ना, जहाँ पे आप टीचर के कनेक्ट हो जाते हैं। मतलब वो क्लोज एसोसिएशन है जहाँ आप उनसे मिल के बात कर सकते हैं, नेम टू नेम। हाँ, तो उनके उल्टा है, उनका मानना है कि जहाँ बड़ा क्लासरूम है वो अच्छा टीचर है, इसीलिए सब भटक रहे हैं। और ये समझने में कि मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ या मेरा समय खराब हो रहा है, उनको 3-4 साल लग जाता है। एंड बाय दैट टाइम दे आर अंडर स्ट्रेस, इन स्ट्रेस या अंडर स्ट्रेस, है ना। दे आर इन स्ट्रेस बिकॉज घर वाले प्रेशर कर रहे होते हैं कि भाई अब कितना दिन पढ़ोगे, इतना पैसा दे चुके हैं। तो एक वीडियो जैसे हमने देखा था कि आप बोल रहे थे कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए इंग्लिश की तैयारी अलग होती है, और जो इंग्लिश मीडियम के अदर बैकग्राउंड जैसे हिंदी मीडियम है या गुजराती मीडियम है तो उनके लिए इंग्लिश की तैयारी अलग होती है। तो उसका मतलब क्या कॉन्टेक्स्ट? यू नो व्हाट, जैसे आप इंग्लिश का ग्रामर जो पढ़ते हैं, ग्रामर टीचेज यू करेक्ट इंग्लिश। ग्रामर आपको बताता है कि जो आप सेंटेंस लिख या बोल रहे हैं वो करेक्ट कैसे होगा, मतलब क्या करेक्ट और क्या करेक्ट नहीं है। यू नो व्हाट, आपके पास ना बुलेट होनी चाहिए। जैसे खराब बुलेट होगी तो उसको ठीक करोगे। तो जैसे ग्रामर रूल्स जो हैं या करेक्ट राइटिंग के रूल्स हैं वो एक तरह से टूल्स हैं या वो टेक्निक्स हैं गलत अंग्रेजी को सही करने का। लेकिन पहले तो गलत अंग्रेजी होना चाहिए, पहले आपके पास अंग्रेजी होना चाहिए, गलत ही हो, तब आप उसको क्या करते हैं, सही करते हैं। तो जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है या वर्नाकुलर मीडियम है जिनका, उड़िया या पंजाबी या बंगाली, तो उनके साथ प्रॉब्लम ये है उनके पास इंग्लिश बिल्कुल नहीं है। तो जब उनके पास इंग्लिश बिल्कुल नहीं है तो ये जो ग्रामर रूल्स हैं ना, जो किताबों में लिखे हुए हैं, ये सब पढ़ा रहे हैं मास्टर साहब लोग, वो काम नहीं करता उसके लिए। क्योंकि ये ग्रामर रूल्स तो उसको काम आएगा जो इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड का है, जिसके पास ऑलरेडी इंग्लिश है, पढ़ लिख बोल सुन सकता है, वो ऑलरेडी उसको पढ़ने लिखने बोलने सुनने आता है, लेकिन फिर भी उसके इंग्लिश में एरर्स हैं, अशुद्धि है। तो जब वो करेक्ट राइटिंग के रूल्स जान लेता है, ग्रामर रूल्स जान लेता है, तो वो जो एरर होता है ना, उसका एरर होना बंद हो जाता है।
सो दैट्स हेल्पफुल फॉर दैट चैप. लेकिन जो वर्नाकुलर मीडियम वाले बच्चे हैं उनके पास तो इंग्लिश है नहीं. वो तो बेचारे रट्टा मारते हैं ग्रामर रूल्स का, शब्दों का रट्टा मारते हैं, और रट्टा मार के यू कैन गो जस्ट सो फार, यू कैन गो बियॉन्ड, राइट. उससे सिलेक्शन नहीं होगा आपका, क्योंकि आपकी इंग्लिश नेचुरलाइज नहीं है. तो दोनों के अलग अलग क्या हैं रास्ते हैं. मैंने कोर्स ऐसा डिज़ाइन किया है, आई नो कि इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट भले ही हो, बट आई नो कि व्हाट आर द डिफिशिएंसीज इन हिज और हर इंग्लिश. तो मेरा जो इंग्लिश कोर्स है दुनिया का बेस्ट इंग्लिश कोर्स है. मैं जब ये कहता हूँ तो बहुत लोग, मुझे खुद ही लगता है कि बड़ा ही अजीब है यार. यू कैन नॉट से यू आर द बेस्ट, यू कैन नॉट से इट इज़ द बेस्ट, क्योंकि ये हमारे इंडियन परंपरा का हिस्सा नहीं है. हम कभी कहते हैं ना कि हीरा कब कहे लाख टका को मोल, बट आई डोंट नो, आई से दिस बिकॉज आई वांट टू, मतलब आई एम फर्म व्हेन आई से दिस बिकॉज आई वांट टू make my message very loud and clear and forceful. This is world's best course if you are a vernacular medium student, or if you live in India, because, or in Bangladesh or Nepal, because you know, this course is, I think, a gift from God. I have no idea how I arrived at this course. मुझे खुद नहीं मालूम ये कोर्स मैंने कैसे बनाया होगा. I think I was made for this role. मुझे इस भूमिका के लिए तैयार करा गया. बहुत ज़बरदस्त कोर्स है. कभी मैं डेमोन्स्ट्रेशन आपको कराऊंगा, या उत्तम जो है आपको बताते होंगे कि किस तरह का कोर्स है. मतलब पूरी इंग्लिश का इतना कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, इतना छोटा और कॉम्पैक्ट कोर्स, इतना ऑर्गेनाइज्ड. मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा आपको लगेगा मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ. इट इज़ सो ईजी, कुछ रटना ही नहीं है. देयर इज़ नो रूल, नथिंग, इट्स ऑल कॉमन सेंस. और इसका नतीजा है जब भी SSC सीजीएल में सिलेक्शन होगा तो यू जस्ट लुक एट वन पर्सन, यू जस्ट गो टू श्रीकांत सर and you'll find all the students there. अभी रिजल्ट आया 3 दिन पहले. Now you go and roam around in the city and you won't find any student. You come here, you'll find more than 50 students selected from this institute. लेकिन क्या है कि सिलेक्शन करा के मठिया पे बैठने से नहीं होता है. ये आजकल मार्केट इकोनॉमी है, इसमें आप एडवर्टीजमेंट करेंगे, क्योंकि नया बच्चा मुझे नहीं जानता है. मैं मालूम है, मैं कई बार मैंने ऐसा देखा है, चाय पी रहे हैं बच्चे, बात कर रहे हैं. एक कह रहा है कि श्रीकांत सर का नाम सुना है यार, मुझे मालूम था वो दिल्ली में रहते हैं, पर वो तो यहीं रहते हैं यार, इलाहाबाद में, पता नहीं कहाँ रहते हैं. तो मैं वहाँ खड़ा हूँ, मैं कह रहा हूँ हाँ यार कहाँ रहते हैं वो, इलाहाबाद में. एंड दे डोंट नो, लाइक दे आर टेकिंग माय नेम एंड दे आर डिस्कसिंग मी, बट दे डोंट रिकॉग्नाइज मी. और मुझे मज़ा आ रहा है, मतलब मैं कह रहा हूँ शायद मुझे मालूम है वो कहाँ रहते हैं. वो मनमोहन पार्क कटरा पे उनका इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे जाके मिल सकते हैं. तो बहुत लोग नहीं जानते हैं और बहुत लोग जानते हैं. सो लेकिन उसमें से बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, आई एम लिव इन दिल्ली. बहुत लोग सिर्फ नाम सुने हैं बट दे डोंट, क्योंकि एडवर्टीजमेंट जब होता है ना तो यू गेट टू नो कि ये इंस्टीट्यूशन कहाँ पे है, जाके आप कभी मिल सकते हैं. बट जिस आदमी का बहुत एडवर्टीजमेंट नहीं होता है तो यू जस्ट हियर द नेम, आप नाम सुनते हैं. पर आजकल के ज़माने में इट टेक्स एन एफर्ट टू गो एंड मीट दैट पर्सन, ना. तो कोई बात नहीं, अभी मुझे बहुत पुश कर रहे हैं लोग, और स्टूडेंट्स भी जो मेरे सिलेक्टेड हैं हमेशा पुश करते हैं. मुझे कहते हैं कि सर यू नीड टू चेंज, कि सर आप इतने आइडियलिस्टिक हैं कि 100 बच्चों को पढ़ाना है. क्या आपको पता है कितने बच्चों के ड्रीम्स हैं, लाइक दे आर कमिंग फ्रॉम पुअर फैमिली बैकग्राउंड, कि बाकी बच्चों का क्या होगा. कि यू नीड टू एक्सपैंड, यू नीड टू रीच टू मोर एंड मोर पीपल, यू नीड टू मेक सम अरेंजमेंट. कि आप असिस्टेंट टीचर्स को अपने साथ रखिए, एक क्लास आप खुद पढ़ा रहे हैं, साथ में 5 लोगों को बैठा लीजिए, 300 बच्चों को पढ़ाइए. Like they will be helping you out, and you can still do all the things that you want to do in the class. तो मैं भी सोच रहा हूँ कि चलो ज़्यादा लोगों तक पहुँचना है. ऑनलाइन पढ़ाने इसका ये फ़ायदा है, मुझे लगता है कि ऑफलाइन में लेट्स से इट्स लाइक देयर इज़ अ लिमिट, कि आप इतने ही लोगों को पढ़ा सकते हैं. ऑनलाइन में कोई लिमिट नहीं है. मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, हज़ार बच्चा कोर्स में एनरोल करके पढ़ता है. आई एम रीचिंग टू एवरीबडी एंड दे आर गेटिंग सेलेक्टेड. पर एक अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे ना, शायद पूछेंगे आप क्या सर, ऑफलाइन की ऑनलाइन, ऑफलाइन की ऑनलाइन क्या अच्छा है बेटा, क्या अच्छा है, यू विल आस्क मी. यस सर. यू नो, दोनों अच्छा है, दोनों के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, बट ऑफलाइन इज़ बेटर. यस, ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहिए. आपको पता है ये चश्मा क्यों लगा है? एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर वेयरिंग सनग्लास, सॉरी, दीज lenses. Yes sir. Because
इतना ज़्यादा स्क्रीन टाइम है ना कि आँख खराब हो जा रहा है। मतलब आप सोचिए, वाई आर यू गिविंग सो मच टाइम टू मोबाइल फ़ोन स्क्रीन्स? वो तो हेल्थ ख़राब होगा ही। मैं बताऊं, जब तक आप छूते नहीं हैं किसी चीज़ को, उसका जब तक एक एटमॉस्फेयर नहीं होता है, एक उसका अपना नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं होता, यू डोंट लर्न। मैंने ये देखा है, मुझे ऑनलाइन मैं एग्ज़ामों पे पेड बैच पढ़ा रहा हूँ आई थिंक 2021 से। Yes, sir. तो इट्स बिन 2 years। बहुत बच्चे जो ऑनलाइन पढ़े वो ऑफलाइन आगे पढ़े। ऑफलाइन इफेक्टिव क्यों है मैं बताऊँ। ऑनलाइन का अपना पेस है। जैसे ऑनलाइन में खूबी ये है कि आप कई बार उस कोर्स को देख सकते हैं, पर पता है एक निश्चित पेस है उसका। Yes, sir. और रिपीट नहीं होता है। लाइक टीचर को सामने स्टूडेंट जब दिखता है ना, तो उसको मालूम है कि किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है, तो रिपीट करता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऑफलाइन में। जैसे मैं रुक जाता हूँ, कोर्स को रोक देता हूँ। जब मुझे लगता है क्लास में कुछ बच्चे हैं जो अभी रेडी नहीं है, तो आई जस्ट स्टॉप और मैं फिर ज़्यादा जोर देता हूँ पीछे की चीज़ों को रिवाइज कराने को। एंड देन आई जब लगता है हाँ एवरीबडी इज रेडी, तो मैं मूव करता हूँ। दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज नॉट इन दी ऑनलाइन। ऑनलाइन में एंजॉय भी नहीं करता हूँ। क्यों? बिकॉज व्हेन यू आर टीचिंग ऑनलाइन यू कांट सी एनी स्टूडेंट, यू आर जस्ट फेसिंग अ कैमरा। तो वो एनर्जी नहीं है। मतलब पता है आपको, क्लासरूम में जब आप ऑफलाइन क्लास में बैठते हैं, सो देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, देयर इज अ फ्लो, टू साइड फ्लो, टू वे फ्लो। मेरी एनर्जी आप तक जा रही है स्टूडेंट की एनर्जी से, तो स्टूडेंट की एनर्जी मेरे तक आ रही है, तो वो अलग ही चीज़ होता है, एक अलग एक्सपीरियंस होता है। ऑफलाइन इज़ अ गारंटीड थिंग। ऑफलाइन में आपको अंग्रेजी आ जाएगी, इस बात की 100% गारंटी है। ऑनलाइन में 100% की गारंटी नहीं है आएगी कि नहीं आएगी। और मैंने ये भी देखा है कि ओनली a very small percentage of people finish the course। आप अगर एक रेशियो देखेंगे, अभी डेटा मुझे बताया गया था, जैसे कि किसी कोर्स में 100 लोग अगर एनरोल करते हैं, तो you'll find कि केवल 7 से 8% लोग, मतलब 7 से 8 लोग हैं जो पूरा कोर्स फिनिश किए हैं। Do you know? तो कोर्स बहुत लोग ले लेते हैं, but they don't finish the course, so it shows obviously। लेकिन एक बहुत बड़ा फायदा है ऑनलाइन का, वो ये है कि लोग घर से मूव नहीं करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप बलिया में, प्रतापगढ़ में, आजमगढ़ में, कौसाम्बी में, इलाहाबाद में, सो आप जहाँ पे भी हैं वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और बहुत ही सस्ता होता है। लाइक अगर आप ऑफलाइन इंग्लिश मेरा देखें तो 10,000 रुपीज़ उसकी फ़ीस है, बट ऑनलाइन सिर्फ 1,000 फीस है, मतलब 999। सो इट्स कॉस्ट इफेक्टिव एज वेल। बट मुझे लगता है समय ख़राब होता है ऑनलाइन में। एंड इफ क्यों सस्ता होता है ऑनलाइन? बिकॉज दे डोंट नीड टू स्पेंड ऑन रेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर थिंग्स। ओके। एंड ऑफलाइन कोर्सेज इसलिए हैं क्योंकि 100 बच्चा अगर आप किसी फैसिलिटी में पढ़ा रहे हैं एंड यू आर पेइंग अ हेफ्टी रेंट फॉर दैट प्लेस, ऑब्वियसली हाउ विल यू पे फॉर दोज एक्सपेंसेस? आपको बच्चों से तो एक फ़ीस लेनी पड़ती है। तो ऑफलाइन भले ही महंगा है, बट आई बिलीव दैट्स इफेक्टिव एंड वन शुड प्रिफर ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट। इफ पॉसिबल दे शुड डू इट। अगर सर स्टूडेंट लाइफ में रिलेशनशिप का इम्पोर्टेंस देखा जाए तो आपके हिसाब से वो कितना इम्पोर्टेंट है? मतलब स्टूडेंट को अवॉइड करनी चाहिए रिलेशनशिप स्टडी टाइम में, या फिर मतलब उसको समय बदल गया है। जो मेरा टाइम था उस समय में, जब मैं यूनिवर्सिटी में था ना, तो उतना ओपननेस नहीं था। पीपल वर नॉट वेरी क्लोज। लाइक एक गैप था, जो बॉयज़ और गर्ल्स थे दे वर अ बिट अवे फ्रॉम ईच अदर, और उतना रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट कॉमन नहीं था। और जैसे अगर मैं बात करूँ तो जैसे बहुत लोग बात करते थे किसी गर्ल से, किसी गर्ल स्टूडेंट से, बॉय, तो बड़ा हंसी उठता था और एक बात बनती थी कि ये दोनों लोग प्रेमी जोड़े हैं, समथिंग लाइक दे यूज्ड टू कॉल। बट आई बिलीव कि people should avoid, because I see like mature नहीं, you know, love is a responsible thing and you need to know how to handle it, you know. So just getting into a relationship may bring a lots of problems in your life. People commit suicide, you know, and I have seen so much of destruction because of this. So I think people should wait before they get to that level of maturity where they can get into a relationship. So that I got married to a girl whom I loved. It was a love marriage, which was arranged. I got married in Delhi, but after I had got job and I was working in Delhi, and I think I was mature enough to handle my relationship. I think. So we had a long courtship. हम लोग 7 साल का relationship था, and then we got married.
शी इज़ वर्किंग फॉर अ बैंक, नेशनलाइज्ड बैंक. आई एम established here as a teacher. तो मुझे लगता है कि ये सवाल की रिलेशनशिप के बारे में, तो मैं कहूँगा कि अगर आप इतने मेच्योर हैं कि आपको प्रायोरिटीज़ मालूम है एंड यू कैन बैलेंस थिंग्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. बट मुझे नहीं लगता है कि लोग मेच्योर हैं, तो अवॉइड इट, बिकॉज देयर 95% ऑफ चांसेस दैट यू विल रूइन थिंग्स. आप बर्बाद कर लेंगे चीज़ों को, बिकॉज यू आर नॉट मेच्योर इनफ. लास्ट में सर, हमारी जनरेशन के लिए आपका लास्ट में एक इम्पोर्टेंट मैसेज क्या रहेगा, क्या बोलना चाहेंगे? मैं बताऊं कि मैं मिलेनियल हूँ. मतलब मिलेनियल का मतलब होता है जो 80s के डेकेड में जन्मा हो. तो आई थिंक आई वाज बोर्न इन 86. बट मेरे सर्टिफिकेट में अलग लिखा हुआ है. तो होता है ना. तो यू नो, मेरा एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मनी इज़ नॉट इम्पोर्टेंट. फर्स्ट थिंग, money and fame is not important. You should understand what is the most important thing in your life. I think you should be surrounded by people who love you. You should be in an atmosphere, an environment where you are happy and you are at peace. So I think these are more important things. Your family, your parents, you should understand their values and have patience. People don't know a truth. You know, the truth is there is nothing in this world which you can get quickly. You have to be patient. You have to be patient and you have to deserve it. People today, like, they have not worked hard enough. जैसे जेब में उनके सिर्फ 5 रुपए है और उनको 10 रुपए की पेन चाहिए. दुकान पे जा रहे हैं, कह रहे हैं 10 वाला पेन दो. कह रहे भैया 10 की पेन है, 5 में नहीं दे सकते, तो झगड़ा कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं. मतलब मैं एनालिसिस ड्रॉ कर रहा हूँ, एक समांतर उदाहरण दे रहा हूँ. सो इट्स बेटर, यू शुड अंडरस्टैंड इट, कि rather than going to many different shops, you should try to get 10 rupees in your pocket. Like if you have 5 rupees, you just add another 5 rupees, make it 10, and then go to a shop, and the very first shop that you go, you'll get the pen. तो मैं देख रहा हूँ कि इनकी बहुत लोग इतने, जैसे एग्ज़ाम का डिमांड नहीं पता है कि एग्ज़ाम का डिमांड क्या है. एग्ज़ाम मांग कुछ और रहा है, तैयारी कुछ और कर रहे हैं. अपनी तैयारी नहीं है, पर वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं. काहे फ्रस्ट्रेट हो रहे हो? जब आपकी तैयारी नहीं है तो जॉब कैसे मिलेगी आपको? यू वोंट गेट इट. सो पीपल डोंट वर्क हार्ड इनफ. और तैयार नहीं है, डिजर्व नहीं कर रहे हैं, इतना मेहनत नहीं किए, लेकिन झूठ मूठ का एक्सपेक्टेशन है कि चाहिए, और फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं. हैव पेशेंस. एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये सब ने बोला होगा, आपको पता है, जब तक आपको काटा नहीं जाएगा, पीटा नहीं जाएगा, गलाया नहीं जाएगा, गर्म नहीं किया जाएगा, तब तक आप निखरेंगे नहीं. तराशा नहीं जाएगा, तब तक आप हीरा नहीं बनेंगे. तो ये समझना पड़ेगा कि अगर आप जीवन में, इफ़ यू आर नॉट फेसिंग एनीथिंग हार्ड इन योर लाइफ, आप बड़ा नहीं बन सकते. दैट्स गारंटीड. अगर आपके लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, इट मीन्स गॉड इज़ विथ यू एंड ही इज सेंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ इन योर वे टू बिकम बेटर, टू बिकम हैप्पियर. तो जीवन में योद्धा बनो, बी अ फाइटर, बी फायर्ड अप, राइट, एंड have faith in your work. काम में अपने विश्वास करिए. have patience and be a long runner, marathon runner, not a sprinter. है ना. 100 मीटर का रेस नहीं दौड़ना है, 42 किलोमीटर वाला दौड़ना है ना. वो ऑर्गेनिक होता है, बड़ा मज़ेदार होता है. ठीक है ना. have patience, everything. जल्दी रिलेशनशिप में जाने की ज़रूरत नहीं है. you find a beautiful girl and you feel like you want to have it. No, you'll find much better girls and just wait, have patience. So that's my suggestion. थैंक यू सर, थैंक यू लॉट. आप हमारे शो पे आए, आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला और हमसे बातचीत की. मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे इतना कुछ बोलने का और अपनी बात लोगों के साथ शेयर करने का मौका दिया. सो आई होप लोग मुझे इतना बोलते हुए झेल लेंगे. ठीक है.